The purple streaks are intensifying. We should report this anomaly to the base immediately. Gamma levels are spiking. एक ऐसी सर्दी की कल्पना कीजिए जो स्टील को चटका दे, ऐसी हवाएं जो इमारतों की चादरें उखाड़ दें, और एक ऐसा अंधेरा जो महीनों तक सूरज को आसमान से गायब कर दे। अब सोचिए, ये सर्दी धरती की नहीं बल्कि नेपच्यून की है। एक ऐसी दुनिया जहां सर्दी का मतलब मौसम बदलना नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए जंग लड़ना है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि अगर इंसान कभी नेपच्यून पर बसता है तो उसे किस भयानक हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मुश्किल हालात की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े दाव की कहानी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंसान वहाँ जिंदा कैसे रहेगा, बल्कि ये है कि वो इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेगा ही क्यों, क्योंकि उस बर्फीले जहन्नुम में एक ऐसा खजाना छिपा है जो शायद पूरी इंसानियत का भविष्य तय कर सकता है। तो ये जोखिम और इनाम की कहानी है। चलिए जोखिम वाले हिस्से से शुरू करते हैं। मान लीजिए इंसान की पहली बस्ती नेपच्यून के वायुमंडल में तैर रही है और किसी को पहली बार बाहर कदम रखना है। वो पहला एहसास कैसा होगा? क्या ये हमारी धरती के सर्दियों जैसा होगा, बस थोड़ा ज्यादा ठंडा? नहीं, हमारे स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो एहसास ठंड का होगा ही नहीं, वो सीधे सीधे दर्द का होगा। दर्द का मतलब? -214 डिग्री सेल्सियस पर आपका शरीर ठंड महसूस करने की प्रक्रिया को एक तरह से बाईपास कर देता है। आपके नर्व एंडिंग्स दिमाग को सिर्फ एक ही सिग्नल भेजते हैं, दर्द का, जैसे किसी ने जला दिया हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अगर कोई बिना स्पेस सूट के बाहर निकला तो फेफड़े 1 सेकंड में जम जाएंगे और त्वचा पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। मतलब दिमाग को यह समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हुआ क्या। लेकिन एक खास स्पेस सूट के अंदर भी तो चुनौतियां होंगी। बिल्कुल, और वो चुनौतियां तकनीक से जुड़ी हैं। सूट के अंदर आपके शरीर की गर्मी से जो भाप बनेगी वो हेलमेट के शीशे पर अंदर की तरफ तुरंत जम जाएगी। आपको अंधा कर देगी। आपके सूट के जोड़ अकड़ जाएंगे। हर हरकत एक बड़ी मेहनत का काम बन जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या है ऊर्जा। हमारी सबसे अच्छी बैटरियां भी उस तापमान पर कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देंगी। कुछ ही मिनटों में? हाँ, आपके सारे उपकरण एक एक करके बंद हो जाएंगे। यानी आप बाहर एक मिशन पर गए हैं और अचानक आपका लाइफ सपोर्ट, आपकी लाइट्स, आपका कम्युनिकेशन सब बंद हो जाता है। आप उस दर्द भरी ठंड में अकेले, अंधे और बहरे हो जाते हैं। यही असल खतरा है। वहाँ का माहौल सिर्फ ठंडा नहीं है, वो सक्रिय रूप से आपको और आपकी तकनीक को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। धरती पर हम मौसम से बचते हैं, लेकिन नेपच्यून पर हर पल आप सीधे सीधे भौतिकी के नियमों से लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जानलेवा ठंड तो पहली चुनौती है। लेकिन जब कोई इस शारीरिक हमले से जूझ रहा होता है तो उसे एक और हकीकत का सामना करना पड़ता है, एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, नेपच्यून सूरज से इतना दूर है कि वहां पहुंचने वाली रोशनी धरती के मुकाबले 900 गुना कमजोर होती है। 900 गुना? जी, इसे ऐसे समझिए कि नेपच्यून पर भरी दोपहर का आलम भी धरती की किसी घनी शाम जैसा होता है, बस एक धुंधली सी रोशनी। और सर्दियों का दौरान तो ये और भी खराब हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। सर्दियों में जब नेपच्यून का ध्रुव सूरज से और भी दूर झुक जाता है तो सूरज बस आसमान में एक और चमकीला तारा बनकर रह जाता है। उससे कोई गर्मी नहीं आती, कोई खास रोशनी नहीं आती। तो मतलब महीनों तक लगभग पूरा अंधेरा छाया रहता है। इसका सीधा मतलब है कि सोलर पैनल्स पूरी तरह बेकार हैं। बस्ती को चलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर या किसी और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत पर ही निर्भर रहना होगा। इसका इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि महीनों तक सूरज ना दिखे। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने जैसा है। हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो दिन और रात के चक्र से चलती है। नेपच्यून पर ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो फिर लोगों का क्या होगा? स्रोत बताते हैं कि इससे डिप्रेशन, बेचैनी और नींद न आने की समस्याएं बहुत आम हो जाएंगी। इंसान का विकास धूप में हुआ है। नेपच्यून हमसे वो सबसे जरूरी चीज छीन लेता है। बस्तियों के अंदर 24 घंटे तेज रोशनी जलानी पड़ेगी, सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को पागल होने से बचाने के लिए। तो आप एक बर्फीले अंधेरे डिब्बे में बंद हैं और शायद धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं। क्या वहाँ कम से कम शांति तो होगी? बिल्कुल नहीं। वो अंधेरा खामोश नहीं है,
वो अंधेरा सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं की चीख से भरा हुआ है। नेपच्यून की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। ये सुपरसोनिक है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी तेज। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी तुलना किससे करें? धरती का सबसे भयानक तूफान भी तो इसके सामने कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, वो हवा का एक हल्का झोंका लगेगा। नेपच्यून की ये हवाएं इतनी ताकतवर हैं कि ये धातु की सतह से पेंट को ऐसे खुरच देती हैं जैसे वो रेत हो। कल्पना कीजिए कि ये तूफान हफ्तों तक एक बड़े जेट इंजन की तरह चीखता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि नेपट्यून एक गैस जायंट है, वहां कोई ठोस जमीन नहीं है, तो ये बस्तियां ये बनेंगी कहाँ? यही तो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। बस्तियों को गैस के घने बादलों में लगातार तैरते रहना होगा। उन्हें कोई लंगर डालने या नींव बनाने की जगह नहीं मिलेगी। तो वो बस हवा में? हाँ, और ये तूफान नीचे मौजूद तरल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की बर्फ को मथकर ऊपर फेंकता है। तो आपकी पूरी दुनिया, आपका घर एक कभी न खत्म होने वाले तूफान में लगातार कांप रहा होगा और हिल रहा होगा। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गोलियों की तरह आपकी बस्ती की दीवारों से टकरा रहे होंगे। ये तो ऐसा है जैसे ग्रह खुद ही आपको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ऐसा लगता है खतरों की लिस्ट बहुत लंबी है और स्रोतों में कुछ ऐसे खतरों का भी जिक्र है जो दिखाई भी नहीं देते। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप इनके लिए तैयारी नहीं कर सकते। पहला है रेडिएशन। नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र जो उसे अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, वो बहुत अजीब और झुका हुआ है। झुका हुआ है? हाँ, जिसका मतलब है कि उस सुरक्षा कवच में कई कमजोरियां हैं। और उन कमजोरियों से क्या होता है? उनसे होकर अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन के तूफान बिना किसी चेतावनी के ग्रह के वायुमंडल में घुसाते हैं। ये रेडिएशन आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक झटके में खराब कर सकता है। सोचिए, आप बाहर काम कर रहे हैं और आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम अचानक बंद हो जाए, या बस्ती का नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाए और वो तूफान में भटक जाए। और लंबे समय तक वहाँ रहने पर ये कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ा देता है। तूफान सिर्फ हवा और बर्फ नहीं लाता, बल्कि अपने साथ एक और छिपा हुआ हथियार लाता है। स्रोतों में सूक्ष्म उल्कापिंडों का जिक्र है। ये क्या है? ये अंतरिक्ष में तैरने वाले धूल और चट्टान के बहुत छोटे कण होते हैं, कुछ तो रेत के दाने जितने। धरती पर ये वायुमंडल में आकर जल जाते हैं, लेकिन नेपच्यून पर जब ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान में शामिल हो जाते हैं, तो ये हथियार बन जाते हैं। मतलब रेत का एक दाना गोली बन जाता है? बिल्कुल, एक छोटा सा कंकड़ एक मिसाइल की तरह हमला करता है। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ये स्पेस सूट या बस्ती की पतली दीवारों को भी भेद सकते हैं। तो बाहर निकलना सिर्फ ठंड या तूफान की वजह से खतरनाक नहीं है, बल्कि आप एक ऐसे माइनफील्ड में चल रहे होते हैं जहां दुश्मन आपको दिखाई भी नहीं देता। इन सब बातों को सुनकर लगता है कि बस्ती के अंदर रहना ही एकमात्र समझदारी है। लेकिन क्या वाकई अंदर सब कुछ सुरक्षित है? हमारे स्रोत तो बताते हैं कि असली लड़ाई शायद उन दीवारों के अंदर ही लड़ी जाएगी। सही बात है, क्योंकि अंदर का सिस्टम बहुत नाजुक होगा। मान लीजिए आप खाना उगाने के लिए एक बड़े हाइड्रोपोनिक सिस्टम पर निर्भर हैं। अगर नेपट्यून की कड़ाके की ठंड की वजह से हीटिंग सिस्टम में जरा सी भी खराबी आई तो कुछ ही घंटों में पूरा सिस्टम जम जाएगा और सारी फसलें मारी जाएंगी। पूरी बस्ती के सामने भूखे मरने का संकट खड़ा हो जाएगा। पानी की एक पाइप का फटना किसी आम मरम्मत का काम नहीं, बल्कि मौत की सजा हो सकती है। तो हर सिस्टम को हर वक्त एकदम परफेक्ट तरीके से काम करना होगा। इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है, और यही बात समाज को पूरी तरह से बदल देती है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में निजी आजादी या अकेले रहने जैसी चीजें नामुमकिन हो जाती हैं। एक व्यक्ति की गलती सबकी मौत का कारण बन सकती है। एक की गलती? हाँ, अगर कोई एक दरवाजा खुला छोड़ दे या किसी सिस्टम को बंद करने में लापरवाही कर दे, तो पूरी बस्ती का जीवन दांव पर लग जाएगा। इसका मतलब है कि समाज का ढांचा बहुत अलग होगा। स्रोतों में इस बारे में क्या बताया गया? नियम बहुत सख्त होंगे और सरकार का नियंत्रण लगभग पूरा होगा। लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई गलती न हो। शायद हर किसी के मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। आराम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह जिंदा रहना पहली और एकमात्र प्राथमिकता होगी। ये एक तरह का सैन्य या कॉर्पोरेट शासन होगा, जहां अनुशासन सबसे ऊपर होगा। और क्या वहाँ कोई संस्कृति होगी? कोई कला, कोई संगीत? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। स्रोत इस पर अटकलें लगाते हैं।
शायद वहाँ की कला और कहानियां हमेशा बंद जगहों, मशीनों और एक काल्पनिक घर यानी धरती के इर्द गिर्द घूमेंगी। शायद वो लोग एक ऐसी संस्कृति विकसित करेंगे जो टीम वर्क और बलिदान को सबसे बड़ा गुण मानेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो समाज हमसे बहुत अलग होगा। इतनी भयानक परिस्थितियां, इतने खतरे और इतनी पाबंदियां, ये सब सुनने के बाद वही सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जो हमने शुरू में उठाया था। इंसान वहां जाएगा ही क्यों? इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? और इसका जवाब एक शब्द में है, संसाधन। नेपच्यून का वायुमंडल हीलियम 3 से भरा हुआ है। हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली और साफ स्रोत है जो धरती पर लगभग न के बराबर मिलता है। फ्यूजन ऊर्जा? हाँ, ये वही प्रक्रिया है जो सूरज को शक्ति देती है, लेकिन हीलियम 3 के साथ ये बिना किसी खतरनाक रेडिएशन के होती है। मतलब असीमित साफ ऊर्जा? बिल्कुल, इतनी ऊर्जा कि सदियों तक पूरी पृथ्वी को शक्ति दी जा सके। ये एक ऐसा खजाना है जो धरती पर ऊर्जा संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और इंसानियत का भविष्य बदल सकता है। तो वो सारे भयानक तूफान और वो जानलेवा सर्दी, ये सब उस खजाने की रखवाली कर रहे हैं? हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। तो नेपच्यून की सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं रह जाती, ये संसाधनों के लिए एक जंग का मैदान बन जाती है। देश और बड़ी बड़ी कंपनियां इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगी, और अगर इंसान इस जंग में जीत जाता है तो उसे ग्रहों के बीच की शक्ति की चाबी मिल जाएगी। ये एक बहुत ऊंचे दांव वाला खेल है। तो नेपच्यून पर सर्दी कोई मौसम नहीं, ये एक हथियार है, प्रकृति की एक ऐसी ताकत जो जीवन को मिटाने के लिए बनी है, और साथ ही एक बहुत बड़े इनाम की पहरेदार भी है। ये हमें परखेगी, हमें तोड़ेगी और शायद हमें एक नई दिशा में विकसित भी करेगी। तो सवाल वही रहता है, क्या हम नेपच्यून की सर्दी में जिंदा रह सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों से साफ है, इसके लिए हमें सिर्फ बेहतर तकनीक नहीं चाहिए होगी, हमें एक बेहतर समाज, बेहतर टीम वर्क और ऐसे त्याग की जरूरत होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। धरती की सर्दी ठंडी है, नेपच्यून की सर्दी नामुमकिन लगती है, और फिर भी अगर इंसान कभी नेपच्यून को अपना घर कहता है तो यही सर्दी का मौसम होगा जो हमें परिभाषित करेगा। और सोचने वाली बात यह है कि उस जानलेवा माहौल में जिंदा रहने के लिए जो बदलाव हम अपने अंदर लाएंगे, क्या उन बदलावों के बाद हम इंसान ही रहेंगे?